नमस्कार दोस्तों, ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में एरुटेरिया का अंतिम प्रहार का मॉडल सेट 5वां देखेंगे। इससे पहले 4 मॉडल सेट हम करवा चुके हैं दोस्तों, उसको ज़रूर देखें। बहुत लाभदायक होने वाली है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसलिए उसको ज़रूर देखें। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए सेक्शन वाइज हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, साइंस का 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन है, पॉलिटी का भी 10 क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स इसमें 30 क्वेश्चन है और मैथ के 10 क्वेश्चन है। तो फुल टेस्ट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर का टेस्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ज़रूर देखें। देखिए ऋग्वेदिक मंडल है और रचयिता है, इसको मिलान करना है। तो दूसरा जो ऋग्वेदिक मंडल है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं गृहस्मद, ठीक है। तृतीय ऋग्वेदिक मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र, ठीक है। चतुर्थ ऋग्वेदिक जो मंडल है उसके रचयिता हैं वामदेव और पंचम का है आत्री, ठीक है। प्राचीनतम ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। उनकी सूची इस प्रकार है। प्रथम जो है इसका रचयिता है मधु छंदा या दीर्घतमा, द्वितीय का है गृहदमत, तृतीय का विश्वामित्र, चतुर्थ का वामदेव, पंचम का अत्रि, षष्ठ का भारद्वाज और सप्तम का वशिष्ठ, अष्टम का कण्व और अंगिरस, नवम का अंगिरस, कश्यप आदि, दसम का धृत, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ईसवी सन ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार करिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसका कौन आए थे? तो सबसे पहले हर्यक वंश का शासनकाल देखते हैं हम लोग, उसके बाद शिशुनाग वंश का, उसके बाद मौर्य वंश का और उसके बाद नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद से महाजनपद युग में मगध महाजनपद का उत्थान लगातार होता चला गया और वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। इस दौरान मगध पर निम्नलिखित वंशों ने शासन किया, जैसे कि हर्यक वंश ने 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश ने 412 से 334 ईसा पूर्व, नंद वंश ने 334 से 323 ईसा पूर्व और मौर्य वंश ने 323 से 185 ईसा पूर्व। इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा कथन ए सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्प में उचित शब्द के आधार पर करें। तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। ये कौन सा शैली था? तो एक कंधार शैली था और एक मथुरा शैली, जो कि दिया हुआ है आंसर में। 8वीं 9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन के बीच हुआ था? तो ये किन किन के बीच में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु 687 के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं था। अतः आगे चलकर 8वीं से 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के क्षेत्रों विशेषकर कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तत्कालीन भारतीय शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष जो है बंगाल के पाल शासक, मालवा क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। और इस संघर्ष में कौन सफल हुए थे? तो गुर्जर प्रतिहार सफल हुए थे। भारत एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। देखिए ये गलत है, क्योंकि ये स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव
या कारक। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, केवल 2 कथन सही था, एक इसका गलत था। प्राचीन भारत में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आक्रमण किए थे? तो सबसे पहले यूनानी आए थे, उसके बाद आए थे शक, उसके बाद आए थे कुषाण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यूनानी 326 ईसा पूर्व में आया था, चौथी शताब्दी में। शक आए थे प्रथम ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी में। कुषाण आए थे प्रथम शताब्दी में। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान बनवाई गई प्रथम स्थापत्य कृति मानी गई। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने सन 1289 ईस्वी में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये था बलबन के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। सन 1565 ईस्वी की प्रसिद्ध तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था? तो बरार नहीं था, यानी बीजापुर था, बीदर था और गोलकुंडा भी थे। तीनों ही सेना को संयुक्त रूप से देख लेते हैं इसको। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। और संयुक्त गठबंधन की सेनाओं में बरार शामिल नहीं था और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी। युद्ध के समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुल कितने कथन सही है ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 कथन सही है। तो कौन कौन 3 सही है? तो देखते हैं। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म मध्य 13वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो पटियाला नामक स्थान है वहाँ पर हुआ था। ये कथन सही है। अमीर खुसरो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये गलत है। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। ये सही है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता उपनाम दिया गया था। तो ये भी कथन सही है, यानी इसका आंसर 2 जो है, सॉरी, ये जो 2 ऑप्शन है ये गलत है। बाकी इसका 1 2 3 4 आंसर सही है। तो 3 आंसर इसका सी हो जाएगा। 2 को छोड़कर शेष सभी कथन सही। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला में हुआ था और खड़ी बोली के प्रवक्ताओं से अमीर खुसरो या कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों ही कहा जाता था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ना कि मोइनुद्दीन चिश्ती के। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। अकबर के द्वारा लागू किया गया मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से प्रभावशाली था? ये मंगोलिया से लिया गया था। ठीक है। शाहजहां नामा की कृति किसकी है? तो ये इनायत खां ने लिखी थी। शाहजहां नामा शाहजहां के जीवन पर आधारित शाहजहां नामा इनायत खां की कृति है। वैसे अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था और उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का भी वर्णन किया है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो ये देखिए 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। 1556 आंसर ए हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार करें और इसका जो सही कालाक्रमण है उसे इसको अंकित करना है। जिस बलासी का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1557 सॉरी, पलासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए 1757 ईस्वी में। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। उत्तरबांडीवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो सबसे पहले क्या हुआ था? अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बक्सर का बांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी।
सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है, ये कह रहा है। इस व्यवस्था में किसानों द्वारा सीधे लगान सरकार को दिया जाता था, सही है ये। कर यानी लगान लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है। सरकार जो है रैयतों यानी किसानों को जमीन का पट्टा प्रदान करती थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी। तीनों ही कथन सही है। कथन और कारण पर विचार करना है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का जो व्यापार संतुलन था वह अनुकूल था, अनुकूल नहीं था। सॉरी, व्यापार जो है अनुकूल था। ठीक है, इसका मुख्य कारण भारत से किया जाने वाला अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, एक आंसर है इसमें, दोनों ही कथन सही है और दोनों ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, समानता व्यापार संतुलन अनुकूल रहने का तात्पर्य यह होता है कि उस देश में आयात की तुलना में निर्यात अधिक किया जाता हो। ठीक है, तो वैसे तो देखिए ब्रिटिश काल में क्या है कि भारत से तो ज़्यादा निर्यात ही हम लोग कर रहे थे, आयात तो कर रहे थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कपड़ा वगैरह होता था बन के आता था वही हम लोग आयात करते थे। बाकी जो है कच्चा माल वगैरह सब निर्यात ही किया जाता था। अप्रतिफलित निर्यात का तात्पर्य वैसे निर्यात से होता है जिसके बदले में निर्यातकर्ता को कुछ विशेष प्राप्त नहीं होती। ब्रिटिश काल के दौरान भारत से धन संपत्ति या कच्चे माल आदि निर्यात तो बड़े पैमाने पर किया जाता था, पर इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक या वाणिज्यिक लाभ भारत को प्राप्त नहीं होता था। इस दौरान राष्ट्रवादी जो नेता थे वह धन बहिर्गमन के सिद्धांत के मध्य इस स्थिति को बड़े स्पष्ट और प्रामाणिक ढंग से बताया। ठीक है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो ये 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित कथनों का जो है प्रमुख विद्रोह है और उसके काल हैं, तो ये मिलाना है। दक्कन का विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, देखते हैं और क्या क्या है। और है इसमें कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। पावना विद्रोह, देखिए सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 तक चला था। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, अच्छा से दिया हुआ है। दक्कन का किसान विद्रोह जो है 1875 में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे, सतारा आदि क्षेत्रों में सामूहिक नेतृत्व किसानों का था। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1763 से 18 से तक चला था। बंगाल में मजनू शाह और चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी देवरानी चौधरी इसके नायक थे। कोल विद्रोह का जो समय है 1831 से 32, यह झारखंड के क्षेत्र में था। और पावना विद्रोह की बात करें 1873 में बंगाल में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली थे। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मिरातुल अखबार जो है किस प्रकार की जो समाचार पत्र थे? तो ये साप्ताहिक थे, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो देखिए इसका ईस्वी जानना होगा तभी इसका हम लोग कर पाएंगे। तो प्रार्थना समाज देखिए 1767 में, उसके बाद सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा, और प्रार्थना समाज जो 1867 में आत्माराम पांडु के द्वारा, पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज 1875 में और देव समाज 1887 में। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हो गया यहाँ पर प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में किया गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, देखिए भारत की थी लेकिन सबसे पहली का बात आ जाएगा तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा, तो ये कथन जो है गलत हो गया। सरोजिनी नायडू ने 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में कलकत्ता में अपनी अध्यक्षता की थी। 1925 में, ना कि
1917 में तो एनी बेसेंट ने की थी, तो ये भी कथन गलत हो गया। ना तो 1 ना तो 2 है, ठीक है। हाँ देखिए, सरोजिनी नायडू ने 1925 कानपुर में पहली बार अध्यक्षता की थी, ना कि 1917 में। 1930 में शारदा कानून के जो तहत बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, वो कितना रखी गई थी? तो 18 वर्ष लड़कों के लिए रखा गया था और 14 वर्ष लड़कियों के लिए रखा गया था। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें और उपरोक्त क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय का सही कालक्रम में सजाएं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सिंध, भूटान, बर्मा और तिब्बत। अब कार्यकाल समय देख लेते हैं। देखिए, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सिंध को अपने क्षेत्र में विलय किया। फिर उसके बाद भूटान को देखते हैं, लॉर्ड लॉरेंस ने 1865 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन ने, तिब्बत को 1903 में लॉर्ड कर्जन ने मिलाया था। कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी से स्थानांतरित किया गया, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया, तो उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था यानी कि वायसराय कौन था? तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है संप्रदायवादी थे। ये कथन क्या सही है? नहीं, ऐसा कथन नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। हाँ, ऐसा तो कहा जाता है कि उसने किया था, क्योंकि शिवाजी उत्सव और गणपति पर्व का उन्होंने मनाना प्रारंभ किया था, जिससे कि जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सके, और इस आधार पर हम उसको सांप्रदायवादी नहीं कह सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब भारत के देश के अध्ययन करना, ज्ञान और अन्वेषण करना, अनुसंधान करना। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो अभिविन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिविन्यास कहलाता। आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, क्या ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये नहीं है। बर्फ का गलना, ये भी नहीं है। दूध का स्कंदन, ये है। सिर्फ इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो सूर्य विकिरण के अवरक्त अंश को वो अवशोषित कर लेती है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेती है। इस कारण से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी होती है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन और कारण दिया हुआ है। तो ईंधन अंगीठी में जलने वाला कोयला जो है लाल रंग के समान उज्जवल होता है, बिना ज्वाला के ऊष्मा देती है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या ऐसा सही है? देखिए, कथन ए जो है ये गलत सही है, किंतु आर बिल्कुल ही गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब आर क्यों गलत है ये देख लेते हैं। देखिए, अंगीठी में जलने वाला कोयला जो है लाल रंग के समान उज्जवल होता है, ठीक है, बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऊर्जा के, देखिए, हम लोग जब आग से खाना पकाते हैं तो उसमें अग्नि उत्पन्न नहीं होता, पूरा उठता नहीं है, लेकिन उसमें ऊष्मा देती है, क्योंकि काफ़ी लाल होता है वो। ऊर्जा का स्रोत जैसे कि लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि जो है ऊष्मा देते हैं। अतः ज्वाला के केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ठोस और तरल पदार्थ भी हम जलाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न होगी। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला जो मॉडल दिया था जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था, ये सही है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था।
हाँ ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या होता है बराबर? तो ये हीलियम, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, हीलियम इसका द्रव्यमान जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। आंसर बी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित कथनों में से निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? तो ये देखिए, रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करेगा तो ईंधन का ज्वलन, ठीक है, और लोहे में जंग लगना, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है। जबकि लोहे का चुंबकन यानी कि द्रव का संघनन, ये है भौतिक परिवर्तन, इसी परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन है। निम्न कथन पर विचार करें, कथन और कारण दिया हुआ है, कौन सा सही है? जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। हाँ ये सही है। मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है, ऐसा नहीं है। आंसर आर इसका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्यों गलत है आर, ये देखते हैं। देखिए, क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका जो संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर, उसके बाद उसको हम मिलीमीटर में मापते हैं तो 1000 हो जाता है। मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक माप छोटी नहीं होती, बल्कि संख्यात्मक माप बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम ये होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित क्या की जाती है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो देखिए, निश्चित विस्थापन का मान क्या होगा? 0 होगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब उसके द्वारा जो निश्चित विस्थापन का मान क्या होगा? 0 होगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति और आरंभिक स्थिति समान होती है, इसलिए इस स्थिति में वस्तु का जो विस्थापन मूल्य होगा समान होगा। देखिए 1, 2 और 3 असत्य है, कथन असत्य था, क्योंकि वस्तु द्वारा निर्धारित पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी की मान कभी भी 0 नहीं होता है, और वस्तु द्वारा निश्चित दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के 2 गुने के बराबर होगा। जब ध्वनि की तारतम्य यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि हो जाती है? तो ये आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुओं के बारे में सही है? यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या सही है? हाँ ये सही है। यह केवल एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं, ऐसा नहीं है। देखते हैं क्यों गलत है ये। तो देखिए, एक अणु को एक तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है, उस पदार्थ या सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। सिर्फ एक ही नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। कथन कारण है, किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल धनात्मक होगी। देखो दोनों ही मतलब कथन कारण दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। किसी वस्तु की चाल दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है। अतः वस्तु की चाल भी सदैव धनात्मक होती है तथा अदिश दूरी जो है अदिश राशि है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर चाल का मान धनात्मक रहता है। निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तीसरे नियम से है? तो किसका संबंध है? तो बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, ये सही है। नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये भी सही है। सड़क पर चलना, ये भी सही है। तीनों ही कथन हमको लग रहा है सही है। हाँ तीनों ही कथन सही है। आंसर इसका डी हो जाएगा।
प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है। ठीक है, तब इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? जब मुड़ जाएगी तो क्या होगा? विवर्तन हो जाएगा। तो प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा इसका। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होती है? तो यह प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसी धावक के दौड़ने के बाद उरु या जांग यानी पेशी में जो है ऐंठन और दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका संचयन से ऐसा होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है जम जाता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को अलग किया जाता है तो उन्हें सामान्य लवण के घोल यानी कि रुधिर का समपरासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? तो आरबीसी क्या होगा? आरबीसी व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर सी डी हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? तो अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करते हैं हम लोग। निम्न में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या होगा? तो पहले देखिए युग्म जन होगा, फिर परागन होगा, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद फल आएगा, फल से बीज बनेगा और बीज से फिर अंकुरन होगा। तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित जोड़े को सही, जैसे एनेरेक्सिया नींद संबंधी बीमारी विकार है। इनोसोमिया खाने का विकार है नहीं। डिप्नेसिया ये सांस की तकलीफ है। ठीक है, एनोसीमिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो 1-2 गलत है। क्यों गलत है? तो एरोनेक्सिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। एरोनेक्सिया खाने से नींद से नहीं है। एरोनेक्सिया जो है खाने का विकार है। वहीं पर इंसोम्निया नींद विकार से संबंधित है। और ये दोनों तो सही था ही। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए 3 और 4 सही था। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये जो है पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो ये दोनों सी आंसर हो जाएगा। पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है और यह वसा का इमल्सिलीकरण करता है। कथन कारण है उदक में यानी कि डायबिटीज इंडिपिट्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कथन सही है इसका। उदक में वाला व्यक्ति जो है यानी कि डायबिटीज वाला जो व्यक्ति है वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यों गलत है देखते हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि द्वारा मेचित वेसोप्रेसिन या एंटी डायरियोटिक हार्मोन जो है नेफ्रॉन में जल का पुनरावसन बढ़ाकर मूत्र को संदृढ़ करता है और एडीएच की कमी होने से मूत्र पतला हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मूत्रलता जो है मूत्रलता कहते हैं। और इस कारण एक दिन में 1.5 लीटर के बजाय मूत्र की मात्रा 2 लीटर प्रति तक हो सकती है। और शरीर में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होने से व्यक्ति को जो है बार बार प्यास लगती है और इसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? डायबिटीज इंसिपिडियस। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत का कार्य है? तो देखिए भोजन का अपशोषण, वसा का पाचन, हाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत का कार्य है, बाकी नहीं है, सब छोटी आंत का कार्य है वो सब। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कैरेनकाइमा ये तीनों ही अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। कौन कौन है? पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कैरेनकाइमा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है और उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये जो है कथन सही है।
मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पिलियन ग्रंथि द्वारा होता है, जो मस्तिष्क को सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 55 का। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए, मृदा में संवर्धन रहित पौधे, यानी कि पानी में सिर्फ पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहता है। बिना मिट्टी के पौधे को उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसका आंसर ये हो गया। उपग्रहों की बैटरी का रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग सौर सेल का, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। सौर सेल का आंसर सी हो जाएगा इसका। केवल मतलब 3 हो जाएगा तो बी आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध थिएटर का नाम क्या है? तो ये नाम है अप्सरा। इसका नाम क्या है? अप्सरा। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी, यानी कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो IRNSS के तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूत तुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह, यानी कि कुल 7 उपग्रह है। ये सही है। ठीक है, IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर है। ये कथन गलत है, तो आंसर इसका सिर्फ ए हो जाएगा। क्यों गलत है देख लेते हैं। जो इसकी जो दूरी है ना, भारत मतलब देश के उपयोगकर्ता के साथ साथ देश की सीमा से 1500 किलोमीटर दूरी तक यह जानकारी प्रदान कर सकती है, ना कि 5500। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू होता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये मंदाकिनी कहलाता है। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। बेडेल सागर व रॉस सागर किस महासागर का एक भाग है? तो ये अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर का भाग है, बेडेल सागर और रॉस सागर। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं, उन्हें लेपिली कहा जाता है। ठीक है, ऐसा सही है क्या? हाँ, ये सही है। प्यूमिम ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिसका घनत्व जल से भी कम होता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़ आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है एवं इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण को सन्नी घर्षण कहते हैं। नहीं, ये गलत है। देखेंगे आगे। किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकरा कर छोटा होने की प्रक्रिया जो है अपघर्षण कहलाती है। ये दोनों ही कथन गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अपघर्षण क्या है। तो अपघर्षण है जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू, चट्टानों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण जो होता है वो अपघर्षण होती है। देखिए, जो ये कथन था ना पहला वाला, तो यहाँ सन्नी घर्षण नहीं होगा बल्कि अपघर्षण होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कथन में सन्नी घर्षण होगा। सन्नी घर्षण का मतलब क्या है? किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया सन्नी घर्षण है। जल संधि दिया हुआ है और किनको किनको जोड़ती है, इसको मैच करना है। मतलब कौन सा कथन कितना युग में जो है सुमेलित है। तो युकाटन जल संधि ये मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन खाड़ी में है। ठीक है, युकाटन की संधि जो है जल संधि, ये सही है। नॉर्थ चैनल कहाँ है? आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर, ये भी सही है। तो 2 आंसर इसका सही है। अब देख लेते हैं। बास्फोरस जल संधि ये कहाँ पर है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, यानी कि ये गलत था। डर्नेलेज की जल संधि ये मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो जो मैचिंग करना था सिर्फ वही सही है, यानी कि बी। प्रमुख उद्योग केंद्र है और उसका उद्योग है कहाँ पे स्थायी, जैसे कि स्टॉकहोम में कौन सा उद्योग है? स्टॉकहोम में जलपोत निर्माण का उद्योग है, ठीक है। उसी तरह कालावास्का में है रसायन उद्योग, ठीक है। और आंसान मुदकिदेन चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, इसमें लो इस्पात का उद्योग है। निम्न विशेषता किस प्रकार की प्रजाति का है? देखिए, यह विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति है जो प्रायः सभी महाद्वीपों में विद्यमान है, ठीक है। सेमाइट और हेमाइट इस प्रजाति का क्या है? शाखा है। इस प्रजाति के लोग श्वेत वर्ण के होते हैं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो काकेसियाइड प्रजाति के बारे में कहा जा रहा है। ये स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये जायरे नदी पर स्थित है। जायरे कांगो सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और स्टेनले व लिविंग लिविंगस्टोन प्रपात इसी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए बस विख्यात है। देखिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1976 को किया गया था। केजुरीना, केवड़ा और बेंदी जो है किस प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण है या प्रकार है? तो ये ज्वारीय वन का एक प्रकार है। केजुरीना, केवड़ा, बेंदी। इसका आंसर डी हो गया 70 का। निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 1987 ईस्वी से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये सही है क्या? देखिए, प्रत्येक वर्ष नहीं की जाती है बल्कि 2 वर्ष में ये की जाती है। ये गलत हो गया। भारत में सर्वप्रथम 1854 में वन नीति का निर्माण हुआ। ये सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वन आच्छादित करने की आवश्यकता की गई है। तो ये भी कथन सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 33% वन। निम्न विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही जा रही है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवास क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती, सुवर्णावती शामिल है। तो ये कावेरी नदी के बारे में कहा जा रहा है। ट्रांस हिमालयन और बृहद हिमालयन से किसके द्वारा ये अलग होता है? ये किसके द्वारा अलग होता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा ये अलग होता है। चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना एवं चिबरो परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और देखिए, नदी की बात करें तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, नाम से पता चल रहा है। रिहन जो है रिहन नदी पर है। चिबरो जो परियोजना है ये टोंस नदी पर है। यमुना की सहायक नदी है टोंस। चिल्ला परियोजना जो है चिल्ला नदी पर ही है। माता टीला ये बेतवा नदी पर है। प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट हीरक और प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये सड़क निर्माण से संबंधित है। यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति को क्या किया गया? समाप्त किया गया। ये सही है। 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी शक्ति को पुनः बहाल कर दिया। ये भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है अवधारणा किस देश की प्रक्रिया से प्रेरित होकर लिया गया है? ये जापान से प्रेरित होकर लिया। देखिए, 2 चीज़ है इसमें। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से प्रेरित होकर लिया गया है, और दूसरा है
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के इति से लिया गया है। राज्य की किसी प्रांत देश तो विधि द्वारा स्थापित वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित जापान से और एक ब्रिटेन से भी लिया गया है। विधि संबद्ध प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाग 4 जो है को क्या चीज़ है इसमें, तो इसमें मूल कर्तव्य है, ठीक है। भाग 9 में क्या है, तो इसमें नगर पालिकाएँ हैं और 9 में सहकारी समितियां हैं और 14 में अधिकरण है। देख लेते हैं एक बार। देखिए 4 में क्या बोले थे, इसमें मूल कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9 में क्या है, भाग 9 में इसमें नगर पालिका हैं। वैसे 9 में क्या है, 9 में है पंचायती राज, ठीक है। 9 में क्या है, तो सहकारी समितियां हैं, उसको भी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन। और 14 में क्या है, इसको भी जोड़ा गया ट्रिब्यूनल्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उपरोक्त शब्दों के प्रस्तावना में प्रयोग होने वाले सही कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है। देखिए जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे ना तो इसका स्पष्ट रूप से हम सजा सकते हैं। तो क्या कहता है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत को, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। कथन कारण है, देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षता निर्वाचित होता है। देखिए कथन ही इसका गलत है। क्यों गलत है, प्रत्यक्षता नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रात्मकवाद से जोड़ा गया है। हाँ ये सही है, इसको गणतंत्रात्मकवाद से जोड़ा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो ये राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। राज्यों का समूह नहीं है, फेडरेशन भी नहीं है, कॉन्फेडरेशन भी है, ये राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है तो यदि वह क्या है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ठीक है, ये परित्याग कर देगा तो खो ही दिया। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता, नहीं ऐसा नहीं है, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है तो फिर खत्म हो जाएगा उसका नागरिकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सरकार की आलोचना करने से और न्यायालय की अवमानना करने से नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल को, वहीं पे राष्ट्रपति को 123, इसी को उल्टा कर देने से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही असत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है, यहाँ देखना बहुत जरूरी है। कभी सत्य रहेगा तो कभी असत्य रहेगा। देखिए 19वां जो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित कर दिया। ये कथन क्या है, ये सत्य है। उपरोक्त अधिनियम के आधार पर यदि किसी राज्य विधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 हो तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। नहीं, ये कथन गलत है। देख लेते हैं क्या होगा, हमको लग रहा है 15 12 या कितना है। देखिए वैसे राज्य जहां पर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है अपेक्षाकृत कम है, वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा में लेखा अनुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये एक निश्चित अवधि से संचित निधि से धन निकालने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक को पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा के लेखा अनुदान के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम धन या फिर निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करती है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सही है क्या, इसमें कितने युग्म सही है इसके बारे में कहा है, तो ये सही है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ये भी सही है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, ये भी सही है। यानी कि
सभी कथन इसका तीनों सही है। आंसर सी हो जाएगा 86 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को जो है मौद्रिक आय भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इसको। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक आय कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। आंसर क्या हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर वाई के अघल समिति, लकड़वाला समिति और सुरेंद्र तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, ये भारत में गरीबी को मापने के लिए इन समितियों का गठन किया था। आंसर ए हो जाएगा 89 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। रबी के फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा काफ़ी सहायक होती है। तो कथन सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं, खरीफ का फसल जो है जून से जुलाई तक बोया जाता है और इसमें काफ़ी मतलब ये होता है, गर्मी का मौसम रहता है और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। तो ये वर्षा काल की फसलें होती है। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा से लाभ होता है और खरीफ की फसलों बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित निम्न विशेषता किस प्रकार की सब्सिडी की है? विश्व व्यापार संगठन के अनुसार यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन व्यापार में विकृति को उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। ये भी ठीक है। यह विकसित देश हेतु 5% और विकासशील देश हेतु 10% छूट निर्धारित किया जाता है। तो किसके बारे में कह रहा है? अंबर बॉक्स सब्सिडी के बारे में कह रहा है। इसको ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। मोरी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये रेशम कीट हेतु शहतूत लगाना का जो प्रक्रिया है वो मोरी कल्चर से संबंधित है। फिलिक्स वक्र किस किस के मध्य को संबंध दर्शाती है? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच जो है संबंध दर्शाती है। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का जो सही क्रम है वो क्या है? तो M1 सबसे M1 M2 उसके बाद M3 M4 तरलता के दृष्टिकोण से। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? मार्शल हैं। और वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किन्स का है। अब बिहार स्पेशल यहाँ से शुरू होता है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार का जो कुल बजट व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है 2,78,726.72 करोड़ रुपये। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। और 24-25 में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का जो बजट के व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 16,840.32 करोड़ रुपये। ठीक है, 16,840.32 करोड़ रुपये, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत कितना है? तो 80.97%, यानी 80.97% इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में एशिया का सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो ये कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%। 51.50%। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता जो है काफ़ी सक्रिय थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह संबंधित कौन नहीं थे? JB कृपलानी थे। राजकुमार शुक्ला तो इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया ही था। राजेंद्र प्रसाद भी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध इससे नहीं था।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये गोपालगंज है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 1015 महिलाएं हैं, मतलब अनुपात में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो टोटल 38 सीटें आरक्षित की गई है। विधानसभा निर्वाचन की जो क्षेत्र संख्या है 243 है। टोटल सीटें 243 है। विधान परिषद में 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा में 16 है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें विधानसभा में 38 है। वहीं पर लोकसभा में 6 है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? ये जो है कोसी और मगध के क्षेत्र से नहीं गुजरती है। बाकी सभी प्रभाग से गुजरती है। दरभंगा मुंगेर से गुजरती है, पूर्णिया भागलपुर से गुजरती है, तिरहुत सारण से गुजरती है, लेकिन कोसी और मगध क्षेत्र से ये नहीं गुजरती है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। सी आंसर हो जाएगा। 1918 में इनके पहले संपादक जो थे सैयद हैदर हुसैन ने किए थे। निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में, ये भागलपुर में है, वहां पे मिलती है। मदरलैंड का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 ईस्वी में मणिकंद्र नारायण राय ने की थी, यानी कि एम.एन. राय ने की थी। सर करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सरकार द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो हाथ से मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने और सफाई कार्य को मशीनीकरण का बढ़ावा देने से संबंधित है। सैन्य अभ्यास काजिंद, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा। काजिंद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? देखिए इसमें आंसर इसका 2 हो रहा है, 2 जा रहा बी जा रहा है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देना। 2024 का अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। काजिंद इसका किस किस देश से संबंधित है? देखिए भारत और काजिकिस्तान है। काजिंद नाम से स्पष्ट हो रहा है भारत और काजिकिस्तान, ये इसका सही आंसर है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में समाचारों में रहा होराइजन 2047 प्रतिबद्धता किससे संबंधित है? तो भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी से संबंधित है। होराइजन 2047। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है? तो ये है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है इजराइल लेबनानी सीमा के समानांतर बहती है? ये अभी काफ़ी विवाद हो गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लिटानी नदी, इसका नाम क्या है? लिटानी नदी इजराइल और लेबनानी सीमा के समानांतर बहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक प्रावधान है, ये सही है। मिनर्वा मिल्स ने व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता को संबोधित करके भारत में समान अवसर, ये गलत है। देखिए मिनर्वा मिल्स का केस जो है अलग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कितने कथन सत्य हैं ये देखना है, ठीक है। इसका कथन एक ही सत्य है, यानी कि 1 और 2 गलत है, तो उसको पढ़ के कोई ज़रूरत नहीं है। एसीओ यानी कि संघाई संगठन यूरेशिया के लगभग 80% और दुनिया का 40% आबादी को कवर करता है। 3 कथन सही है। हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो योजना किससे संबंधित है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। लेटरल एंट्री से तात्पर्य निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और शिक्षा जगत से पेशेवरों को
सरकार में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन पदों पर नियुक्ति करना, ये सही है। शासन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा लेटरल एंट्री की अवधारणा को सिफारिश की थी, ये दोनों ही कथन सही है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया था, बंजारा विरासत संग्रहालय। किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो ने की है, भारतीय मानक ब्यूरो ने की है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता किया है? तो ये प्लूटो को एक चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है, चारोन, इस पर पता किया है। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये पीएम इंटर्नशिप योजना का नाम है, पीएम इंटर्नशिप योजना। हाल ही में खबरों में रहा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन यानी कि राइज एक्सेलरेटर कार्यक्रम कौन सी संस्था से जुड़ी हुई है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित है। ये हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो ये कौन था? आईएनएस तबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सही है। सिंगापुर जो है भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के भीतर भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। भारत एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिंगापुर में चालू है। देखते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, इसमें तीनों ही कथन सत्य था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड के सदस्य हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही ने मिलकर इसका गठन भी किया था। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं पर नजर रखना। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उधारकर्ताओं तक मौद्रिक नीति दरों का तेजी से संचरण सुनिश्चित करना। रेलवे में प्रयुक्त कवच प्रणाली निम्नलिखित में से इसका कौन सा कथन यह है सही है? तो ये क्या है? यह निर्धारण सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को ये नियंत्रित करता है। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत का पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का स्थापना किया है, उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस है। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्टा मेट्सोला, यह सी आंसर हो जाएगा 133 का। निम्नलिखित में से कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग सुविधा केंद्र की स्थापना का समर्थन कर रहा है? तो नाबार्ड कर रहा है इसका। आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस और एमआईटी मुजफ्फरपुर के साथ ही समझौता ज्ञापन किए हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये है बांका और पश्चिमी चंपारण। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर बिहार में पहला कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, इनको ही नियुक्त किया गया है कोरिया पर्यटक का एम्बेसडर। विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियां कहाँ बनाई जाएगी? तो सिलोंजा बोध गया में बनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा पुरस्कार सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अविनाश अमन को प्रदान किया गया है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम लोग 5वां सेट आज खत्म किए।
आने वाले सत्र में बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़रूर देखें और एक लाइक कर दें। धन्यवाद।